नमस्कार दोस्तों, ये हमारी CGPSC क्विक रिवीजन सीरीज की चौथी क्लास है। अभी तक हमारी 3 क्लास हो चुकी है और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की भी 3 क्लास हो चुकी है, तो पहले आप उसे भी देख लीजिए। आज हम उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात, जो टेस्ट सीरीज की बात हो रही थी, टेस्ट सीरीज हमारी डिज़ाइन हो चुकी है। आज ही हम वीडियो डाल देंगे टेस्ट सीरीज किस तरह से होगी। देखिए, हम पहला टेस्ट पूरी तरह से फ्री रखे हुए हैं और इसी संडे होगा। हम उसकी एक अभी गूगल फॉर्म हम डाल देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें जाके आप रजिस्टर कर लीजिएगा, जिससे टेस्ट से पहले हम आपको मैसेज कर दें और आप आसानी से लिंक के जरिए टेस्ट दे सकें। टेस्ट के बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी। तो आपको टेस्ट अगर अच्छा लगेगा तो हम उसे बाद के लिए भी डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो पहला टेस्ट पूरा फ्री है। अगर आपको पसंद आएगा तो फिर हम और टेस्ट बनाएंगे। तो चलिए ये वाली क्लास शुरू करते हैं प्रारंभिक मध्यकाल से। देखिए, प्रारंभिक मध्यकाल क्या है कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी, इसके बाद कई स्थानीय राजवंशों का उदय होता है। अब कौन कौन से स्थानीय राजवंश है? उस समय हमको एक त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलता है। भारत में कुछ 3 महाशक्तियां उस समय देखने को मिलती है, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच हमको त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलता है। संघर्ष किस बात को लेकर था? कन्नौज पर नियंत्रण को लेके। तो पहले इन तीनों राजवंशों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे पाल के बारे में। तो देखिए, जो राजवंश है, इसकी संस्थापक गोपाल हैं। तो इनके नाम में भी पाल है और इसी से इस राजवंश का नाम पड़ा होगा। ये बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में शासन करती थी। इसके प्रमुख शासक कुछ देखेंगे। पहले धर्मपाल। देखिए, धर्मपाल जो हैं, इन्होंने मतलब ये देखो, आज ही मैं इसकी नोट्स बना रहा था तो एक हमारे साथ हमारे जो साथी थे वो बोले कि ज़्यादा डिटेल तो नहीं हो जाएगी। तो मैं बोला नहीं होगी, हम केवल मूल मूल बातें बताएंगे इसमें, जिससे अगर यहाँ से सवाल आया तो आप आसानी से हल कर जाओ और इसके बाहर नहीं आएगा इन चीज़ों में ज़्यादा क्वेश्चन। धर्मपाल जो है वो विक्रमशिला मठ की स्थापना किए भागलपुर में। तो भागलपुर बिहार में विक्रमशिला मठ की स्थापना किए। सोमपुर बांग्लादेश में विहार की स्थापना किए, तो भव्य विहार की स्थापना किए। तो हमको समझ आ रहा है कि जो वंश है वो बौद्ध धर्म के करीब था। कन्नौज में भव्य सभा का आयोजन किए, तो ये कौन है? धर्मपाल। इसके बाद देवपाल बनते हैं। देवपाल अपने शासन को विस्तारित करते हैं, बहुत विस्तारित करते हैं और कामरूप असम तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्मन को हराते हैं ये देवपाल। इसके बाद महिपाल को देखेंगे। तो महिपाल जो है राजेंद्र चोल के आक्रमण को गंगा के आगे रोक लेते हैं, तो गंगा के आगे नहीं आने देते। धर्म और संस्कृति के बारे में देखें तो ये महायान बौद्ध धर्म के संरक्षक हैं। तो हमको पता ही है बौद्ध धर्म के संरक्षक है, महायान बौद्ध धर्म के, है ना। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास इनके समय में हुआ। कांस्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है इनका काल। तो कांसे की बहुत अच्छी मूर्तियां बनती थी। लघु चित्रकला के लिए इनका शासनकाल प्रसिद्ध है। तो कांसे की बहुत अच्छी मूर्तियां बनती थी, लघु जो चित्रकला होती थी। इसके बाद प्रतिहार देखेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश 8वीं शताब्दी से भारत में देखने को मिलता है, 200-300 साल तक रहता है। इसके प्रमुख शासक जैसे नागभट्ट। तो नागभट्ट प्रथम इसके एक प्रमुख शासक हैं। उन्होंने अरब आक्रमणों से रक्षा की, तो ज़्यादा कुछ इन्होंने भी नहीं किया। मिहिर भोज एक प्रसिद्ध प्रतिहार शासक हैं, सबसे शक्तिशाली प्रतिहार शासक हैं और इन्होंने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, पंजाब से कौशल तक। तो मिहिर भोज के समय जो इनका साम्राज्य था वो बहुत विस्तारित हुआ और इन्हें आदि वराह की उपाधि धारण की। तो आदि वराह की उपाधि धारण की मिहिर भोज ने। तो सबसे प्रतापी शासक कौन है प्रतिहारों की? मिहिर भोज। इसके बाद कौन? पहले मिहिर भोज के देख लेते हैं। राजशेखर प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार थे। तो मिहिर भोज के समय उनके राजशेखर करके कवि हुआ करते थे। तो राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? मिहिर भोज के दरबार में। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा जैसी रचनाएं लिखे राजशेखर। अब ये देखिए, ये जो रचनाएं हैं ना, कल ही सर ने एक वीडियो बनाया था, उसमें सर बताए थे कि हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं।
कल सर ने डिकोड किया है, आप उस वीडियो को देखिएगा जरूर। उसमें सर बताएं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो वहाँ पे हमको ये समझ आता है कि इंडियन हिस्ट्री से भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जहाँ ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। उसमें हम देखे थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या बौद्ध और जैन से ज़्यादा आ रहे हैं, उस पर हम बात किए भी थे। तो जो रचनाएं हैं यहाँ से भी सवाल आते हैं। तो राजशेखर की रचनाएं आप जरूर ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी हैं। कर कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। अब आगे आते हैं हम लोग, राष्ट्रकूटों के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रकूट के प्रमुख राजा एक हैं दंती दुर्ग। दंती दुर्ग का नाम कई बार हम सुनते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं एक्चुअल में दंती दुर्ग। इसके बाद कृष्ण प्रथम का नाम आता है। कृष्ण प्रथम को इसलिए जाना जाता है, इनका नाम इसलिए फेमस है क्योंकि एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण किया इन्होंने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैलाश मंदिर का निर्माण पहली बात तो राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ है, तो राष्ट्रकूटों ने इसमें अपना योगदान दिया है। दूसरा, कृष्ण प्रथम ने बनाया है। कैलाश मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर है एलोरा का। अमोघ वर्मन प्रथम ये जैन धर्म के संरक्षक बने। और कविराज मार्ग कन्नड़ में और प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के लेखक हैं। तो इन्होंने कुछ ग्रंथों की भी रचना की। कौन कौन से ग्रंथ? कविराज मार्ग, तो कविराज मार्ग कन्नड़ में लिख रहे हैं ये। रत्न मलिका ये संस्कृत में लिख रहे हैं। तो ग्रंथों की भी रचना की अमोघ वर्मन जी ने। ठीक है। नृप तुंग और वीर नारायण की उपाधि इनको मिली, तो बहुत प्रतापी शासक थे ये। इन्होंने इनके समय जो अमोघ वर्मन जी थे, उनके समय जिन सेन ने आदि पुराण लिखा। तो जिन सेन ने क्या लिखा इनके समय? आदि पुराण। पौन, पंप और रन्ना प्राचीन कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न है, तो इन्हीं के समय में थे इन लोग। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये तीनों वंशों के बारे में हम देख लिए। इन वंशों से इससे ज़्यादा पढ़ना समय की बर्बादी है, क्योंकि पढ़ तो आप बहुत ज़्यादा सकते हो। हम निकाले थे हिस्ट्री की बुक्स और मतलब हमें लग रहा था कितना बना लें, लेकिन ज़्यादा भी ठीक नहीं है ना, तो ज़्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है। तो इतना आपके लिए इनफ है मुझे लगता है। अन्य राजवंशों को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे चंदेल। चंदेल मध्य प्रदेश के खजुराहो में के क्षेत्र में शासन करते थे, और खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने ही कराया। तो चंदेलों ने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया खजुराहो में। लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये सब खजुराहो में बनाए हैं ये। तो जब खजुराहो जाना हो आपका तो आप ये सब देख भी सकते हैं। चंदेलों ने बनाया था 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। परमार कहाँ थे? तो परमार मालवा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में थे। और प्रसिद्ध परमार राजा, राजा भोज, महान विद्वान हैं। उनके पास भोजपुर शहर बसाया उन्होंने। कई पुस्तकें लिखी, जैसे श्रृंगार प्रकाश करके एक बुक लिखी। ठीक है। सम्रांगण सूत्रधार जैसी पुस्तकें लिखी इन्होंने। तो श्रृंगार प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, ये सब बुक्स लिखते हैं राजा भोज। और अभी आप जाओगे अगर भोपाल, तो वहाँ पे भोजताल करके एक वेटलैंड मिलेगा। वो वेटलैंड मतलब कि रामसर साइट है। और वो भोजताल जो है, वहाँ पे बड़ी सी मूर्ति राजा भोज की बनी हुई है, क्योंकि सबसे प्रतापी शासक थे। तो भोजपुर शहर भी बसाए थे वो। इसके बाद चौहानों को देख लेते हैं थोड़ा सा। शाकंभरी के चौहान। तो इसमें सबसे प्रमुख शासक है तो है पृथ्वीराज तृतीय। तो चौहानों को ज़्यादा देखना नहीं है, चौहानों को बहुत ज़्यादा नहीं देखना। ये दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक कहे जाते हैं। तो जब मैं अभी 1 आध साल पहले मैं राजस्थान का इतिहास पढ़ रहा था, तो वहाँ पे हमने इनको बहुत डिटेल में पढ़ा था, चौहान राजवंश को। लेकिन यहाँ पे हमारे एग्जाम के लिए सीजीपीएससी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पृथ्वीराज तृतीय के 2 युद्ध महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने भारत की दिशा बदल दी, भारत का इतिहास बदल दिया, भारत का वर्तमान बदल दिया। इन युद्धों में यदि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई होती तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध इसके 1 साल बाद 1192। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से जीत जाते हैं, लेकिन उन्होंने मोहम्मद गौरी को छोड़ देते हैं कि हारे हुए आदमी को क्या मारना, और ये उनकी भूल होती है। अगले साल फिर से 1192 में मोहम्मद गौरी और शक्तियाँ लेकर आता है, और वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और फिर आपको इतिहास पता ही है कि पृथ्वीराज चौहान को मार देता है वो, बाद में उनकी आंख फोड़ देता है। फिर क्या क्या कहानियाँ हैं आप देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत देखेंगे अब हम। यहाँ से सवाल बनते हैं
मतलब यहाँ से जो सवाल बनते हैं मैं लेके आया हूँ। मैं PYQ, इसका हम एक सीरीज करा रहे थे, इतिहास का पोस्टमार्टम करके मैं करा रहा था खुद, और उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ये थोड़ा सा हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। उसमें मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से पिछले साल के सवाल जो है रिपीट हो रहे हैं, एक्सप्लेनेशन से सवाल आ रहे थे, हम देख रहे थे वो चीज़। तो जो 4-6 वीडियो मैं उसके डाला हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले देखेंगे हम गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश को ही मामलूक वंश भी कहते हैं। तो ये 1206 से 1290 के बीच ये वंश था। इसमें पहले राजा तो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की संस्थापक हैं, और इनको लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श इसलिए कहा जाता है कि मतलब ये बहुत उदार शासक, लाखों का दाता, ऐसा कहा जाता है। कुव्वत ए इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया इन्होंने। अब देखिए इन्होंने क्या निर्माण कराया ना, यहाँ से सवाल आता है भाई कि कुव्वत ए इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में उसका निर्माण कराया। ऐसा कहा जाता है कि जैन मंदिर थी उसे तोड़ के कराया, लेकिन कराया तो। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू शुरू किया इन्होंने। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ काम किए, यहीं से सवाल आएगा, ज़्यादा इनसे और कुछ सवाल नहीं आने वाले। इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से बहुत सवाल आए हैं, PYQ में बहुत सवाल मुझे देखने को मिले हैं इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश तुर्की विजय का वास्तविक समेकन करता था। तो ये राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। तो देखिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही लाया हूँ ना मैं। तो लाहौर से राजधानी कहाँ ले आए, ये दिल्ली ले आए। तुर्क ए चहलगामी या 40 लोगों का समूह इन्होंने बनाया, और उनके द्वारा ये शासन किया करते थे। इक्ता प्रणाली की शुरुआत की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्ता प्रणाली की शुरुआत की किसने की? इल्तुतमिश ने। टंका और जीतल, मतलब टंका था चांदी का सिक्का और जीतल था तांबे का सिक्का, ये चलाए ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि टंका टंका और जीतल, ठीक है। और खलीफा से मान्यता प्राप्त की, कि खलीफा से मान्यता प्राप्त किए हुए राजा हैं ये, तो इनको लेजिटिमेसी या मान्यता भी प्राप्त हो गई। तो इसके बाद कौन है? इसके बाद भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक जो है वो है रजिया सुल्तान। तो उनके बारे में केवल ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र और मुस्लिम महिला शासक, यही है इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा है नहीं। गयासुद्दीन बलबन। अब बलबन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। बलबन की पहले तो हमको ये देखना है, रक्त और लौह की नीति इन्होंने अपनाई, ये इंपॉर्टेंट है। सिजदा और पैबोस को फिर से शुरू कर दिए, मतलब प्रथा शुरू की। दीवान ए अर्ज का पुनर्गठन किया। मंगोल आक्रमणों से रक्षा की। तुर्क ए चहलगामी को खत्म कर दिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी बलबन ने किया। तो ये सब चीजें इन्होंने की। अब आ जाते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश जो है उसमें एक ही दो राजा इंपॉर्टेंट है। पहले तो जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के संस्थापक हैं। बहुत उदार शासक कहे जाते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या कर दी। आप एक मूवी थी, क्या नाम है, रणवीर सिंह की, उसमें दिखाया भी है कुछ कुछ। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बनेंगे राजा, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ जानना महत्वपूर्ण है। उन्होंने देवगिरी 1296, गुजरात 1299, रणथंबोर 1301, चित्तौड़ और मालवा, इन सब अभियान किए और इन्होंने जीत भी प्राप्त की। तो देवगिरी, गुजरात, रणथंबोर, मालवा, चित्तौड़, ये सब अभियान किए इन्होंने। देखिए मेन इनके लिए, अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो गुजरात अभियान इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि गुजरात से व्यापार होता था, घोड़े आते थे, और उस रास्ते में इसलिए गुजरात जितना जरूरी था, और उस रास्ते में राजस्थान भी पड़ता था, तो राजस्थान भी इनके लिए जीतना था। तो ये इनका ये कुछ अभियान किया इन्होंने। मलिक काफूर इनके प्रमुख सिपह सलाद हुआ करते थे। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान किया, देवगिरी, वारंगल, मदुरई, इनका अभियान किया, और उसमें जीत भी प्राप्त की। इन्होंने कुछ प्रशासनिक सुधार किए, जैसे मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की, कि मूल्य ज्यादा नहीं बढ़ने दिए। दाग और चेहरा प्रणाली शुरू की। दाग प्रणाली मतलब घोड़ों को दाग देते थे, गरम करके लोहे से दाग देते थे, जिससे पता चल जाता था, चिन्हारी बना देते थे कि हमारा घोड़ा है। और चेहरा प्रणाली मतलब सैनिकों का विवरण रखते थे, कि जो आप लोग कोई भी एग्जाम फॉर्म भरते होगे ना, तो उसमें आप कुछ लिखते होगे कि आपके
मोल है यहाँ पे, या फिर आपका कुछ मस्सा है यहाँ पे, क्योंकि वो आइडेंटिटी होती है। तो वो चेहरा प्रणाली भी लागू किए। भूमि माप के लिए बिश्वा का उपयोग किया। बिश्वा का, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बाजार सुधार तो किया ही है, तो भूमि माप के लिए बिस्वा का उपयोग कर रहे हैं ये। ठीक है। सैन्य सुधार क्या हुआ कि स्थायी सेना रखी इन्होंने। 3,85,000 घुड़सवारों की स्थायी सेना, विशाल सेना रखी, इसीलिए तो इतना जीते भी। अब आते हैं तुगलक वंश में। तो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद किले का निर्माण किया इन्होंने, और कृषि कृषि विकास पर जोर दिया। तो गयासुद्दीन तुगलक से ज़्यादा सवाल नहीं बनना है, सवाल बनना है मोहम्मद बिन तुगलक से। तो ये थोड़ा सा पागल राजा था, और इससे सवाल बनना बहुत बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, दुआब में कराधान की वृद्धि, टैक्स बढ़ा दिए, और टैक्स बढ़ाए इसलिए विद्रोह भी हुआ बाद में, तो टैक्स बढ़ा दिए दुआब क्षेत्र में। राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद स्थानांतरित कर दिए, और बाद में उनको समस्या हुई, तो बहुत समस्या हुई। संकेतित मुद्राएं, सांकेतिक मुद्राओं की शुरुआत की, कांसे के सिक्के चलाए इन्होंने, और फिर लोग घर में सिक्का बनाने लगे तो वो भी असफल हुआ। खुरासान अभियान किए इन्होंने, कराचील अभियान किया। तो ये कुछ इनके अभियान हैं। खुरासान अभियान किए 1329 में, कराचील अभियान 1333 में। दीवान ए अमीर कोही, तो दीवान ए अमीर कोही, ये थोड़ा सा सवाल ही वाला, अभी तक मैं देखा नहीं हूँ एग्जाम में, तो आ सकता है। दीवान ए अमीर कोही या कृषि प्रोत्साहन के लिए अलग से एक विभाग बनाया इन्होंने। तो ये विजनरी सोच रखते थे नो डाउट, बट उस समय के लिए ठीक था नहीं था, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये विजनरी लीडर थे, बट जिस दौर में ये रह रहे थे उसके लिए ये ठीक नहीं थे। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक को देख लेते हैं हम लोग। फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता और सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया। तो इक्ता और सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू कर दिए, ये बोले कि वंशानुगत होगा। इसके बाद वकील ए दार का पद सृजित किया इन्होंने। वकील ए दार का के पद की स्थापना की। दास विभाग, दीवान ए बंदगाह की स्थापना की। तो दासों के लिए एक अलग विभाग बना दिया इन्होंने, दीवान ए बंदगाह। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लोक कल्याणकारी कार्य भी किए ये। दार उल शफा, तो गरीबों के लिए अस्पताल खोले, जिसका क्या नाम था, दार उल शफा। दीवान ए खैरात, कि गरीब लड़कियां थी उनकी शादी कराए। 5 नहरों का निर्माण किए। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, है ना, फिरोजाबाद, ये सब शहर बसाए। ठीक है। अशोक के 2 स्तंभ ले आए, मेरठ और टोपरा से, तो अशोक के कुछ स्तंभ ले आए। तो ये सब इनके कुछ काम हैं। अब आ जाते हैं हम सैयद वंश में। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया। और कुलाह दरन, तो उनको कुलाह दरन कहा जाता था, मतलब नुकीली टोपी पहनते थे वो। ज़्यादा सैयद वंश से सवाल बनता नहीं है। अब है लोधी वंश। तो लोधी वंश के एक शासक हैं, ये अफगान शासक थे ना। तो लोधी वंश ना अफगानी हैं, इन लोग लोधी अफगानी हैं। ठीक है। तो जो लोधी वंश है, इसके पहले शासक कौन है, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी पहले अफगानी शासक है, जौनपुर राज्य को मिलाया अपने शासन में। खान ए खानान की उपाधि प्राप्त की। तो खान ए खानान, खानों में खान थे ये। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी के बारे में इंपॉर्टेंट एक ही चीज है कि इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की। इब्राहिम लोधी, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से इनको हार मिली 1526 में। तो कब हुआ युद्ध और किसके बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, और इनकी हार होती है। इतना ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए बहमनी जो है ना, बहमनी साम्राज्य, ये हम जब अभी आज ही बना रहे थे नोट्स, और मुझे मेरे मेरे साथी भी बोल रहे थे कि यहाँ से सवाल आएगा क्या, तो हम बोले कि चलो बना लेते हैं, और 5-10 मिनट में पढ़ा भी देंगे। अगर एक बार हम देखे रहेंगे तो अगर यहाँ से सवाल बन गया तो बिगड़ेगा नहीं, और नहीं आया तो 10 मिनट में आप लोग क्या ही बिगड़ जाएगा किसी का। 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो 5-7 मिनट पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिलेबस में तो है भाई, है ना। तो आ सकता है, कोई ये नहीं बोल सकता कि यहाँ सवाल क्यों आया। ज़्यादा सवाल नहीं आया है लेकिन यहाँ से। वहीं ये जो विजयनगर नगर साम्राज्य है, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आया है। तो विजयनगर को तो हम अच्छे से पढ़ेंगे ही, बहमनी को भी थोड़ा देख लेते हैं। बहमनी साम्राज्य बहमन शाह से शुरू होता है।
1345 में देवगिरी में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। तो ये जो बहमन शाह है ना, 1345 में देवगिरी में स्वतंत्र शासन की घोषणा कर दी है। इन्होंने गुलबर्गा को उत्तरी कर्नाटक में अपनी राजधानी बनाई। उत्तरी कर्नाटक राजधानी ले गए और राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित कर दिए। तो 4 प्रांत रहेंगे और आसानी से कर्नाटक में मैं शासन करूंगा, ऐसा इनका लक्ष्य हुआ करता था। और शासक मोहम्मद शाह हैं। तो मोहम्मद शाह है गोलकुंडा किले और फिरोजा सिंहासन पर कब्जा किया। तो ये गोलकुंडा किले को कब्जा कर लिए, फिरोजा सिंहासन को कब्जा कर लिए, तो अपने राज्य को मजबूत किए ये। अहमद वली शाह, तो गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दी इन्होंने राजधानी, और ज्यादा कुछ इनके बारे में जानना नहीं है। तो हम जो एक आध दो लाइन इंपॉर्टेंट है वही लाए हैं, ज्यादा नहीं लाए। मोहम्मद तृतीय कौन है भाई? तो इसमें एक आदमी का जिक्र होता है कि मोहम्मद गवान इनके प्रधानमंत्री थे। तो मोहम्मद तृतीय के प्रधानमंत्री मोहम्मद गवान थे। अब मोहम्मद गवान का नाम क्यों आ रहा है? मोहम्मद गवान एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बेलगाम के युद्ध में बारूद का उपयोग किया। ठीक है, 8 तरफ प्रांतों में प्रशासनिक सुधार किया इन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ चीजें किए। इसलिए देखो, अलग अलग राज्यों में स्वतंत्र शासन की स्थापना भी हुई। जैसे बीजापुर में आदिल शाही की शुरुआत हुई, जो शिवाजी बाद में इसको खत्म करते हैं। गोलकुंडा में कुतुब शाही की शुरुआत हुई। अहमदनगर में निजाम शाही की, बरार में ईमान शाही की, बीदर में बरीद शाही की। तो ये सब कुछ शासक बने, इनके बारे में ज़्यादा सवाल बना नहीं है तो क्यों ज़्यादा देखें। जहाँ से सवाल बना है उसको देखना चाहिए ना। विजयनगर साम्राज्य, ये आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप केवल यही देख रहे हो, यहीं से वीडियो शुरू कर रहे हो, तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इससे पहले नहीं देख रहे हो छोड़ सकते हो, मतलब छोड़ना नहीं है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, विजयनगर में 4 राजवंश हमको देखने को मिलते हैं। पहला है संगम वंश। यहाँ पे मैं कुछ विदेशी यात्रियों की भी लिस्ट बना दिया हूँ, वो भी मैं आखिरी में बताऊंगा। संगम वंश को हरिहर और बुक्का शुरू करते हैं। तो ये 2 भाई थे, दोनों शासक बने, हरिहर बुक्का। इसके बाद दूसरा वंश आता है सालू वंश। सालू व नरसिंह इसको शुरू करते हैं। इसके बाद तुलु वंश आता है, जिसको वीर नरसिंह करते हैं। और आखिरी में है आरविडु वंश, और इसको तिरुमल शासन करते हैं। तो इस तरह से हमको 4 राजवंश विजयनगर में देखने को मिले। पहला राजवंश है संगम वंश, और उसके पहले शासक है हरिहर प्रथम। तो हरिहर प्रथम जो है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं, और राजधानी इन्होंने हम्पी बनाई, जो लगातार वही बनी रही। तो राजधानी हम्पी बनाते हैं। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे था ये। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई कि हम्पी राजधानी थी, जो आप लोग को याद भी होगी। नदी याद दिमाग में रखना है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और विरूपाक्ष, विरूपाक्ष मतलब शिव का एक रूप है, जिसकी मूर्तियां भी वहां से मिली। तो विरूपाक्ष को साम्राज्य का संरक्षक बनाया, कि विरूपाक्ष हमारे साम्राज्य के संरक्षक हैं। हर राजवंश अपना अपना एक संरक्षक बनाते हैं। जैसे आप राजस्थान के जितने राजवंश देखोगे, जब भी किले में जाओगे तो वहाँ के एक मंदिर होगी जो संरक्षक होंगे उसके। तो इनके संरक्षक विरूपाक्ष थे। उसके बाद इनका भाई बुक्का बनता है राजा। और बुक्का जो है ना, तुंगभद्रा के दक्षिण की सभी भूमि देवता के नाम पर शासित की। तो ये शासन करने लगते हैं। इसके बाद हरिहर द्वितीय बनेंगे। बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा पर नियंत्रण किया। देवराय प्रथम, इसके बाद देवराय प्रथम को देख लेंगे हम लोग। एक सेकंड, एक, हाँ, देवराय प्रथम जो थे, मुस्लिम धनुर्धारियों की भर्ती की अपने साम्राज्य में। सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण किए। देवराय प्रथम से ऐसा कोई इस सवाल ज्यादा नहीं आएगा। देवराय द्वितीय जो थे, गजपति और बहमनी राज्यों के खिलाफ सफल अभियान किया। देवराय द्वितीय से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अब्दुल रज्जाक से। तो अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री हुआ करते थे, और ये देवराय द्वितीय के दरबार में आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आते हैं? देवराय द्वितीय के। विजयनगर के सबसे महान शासक के बारे में अब हम देखेंगे, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे, वो बीजापुर गुलबर्गा पर विजय प्राप्त किए।
गजपति शासक को पराजित किया उन्होंने, उड़ीसा से के साथ वैवाहिक संबंध बनाया। इनको अभिनव भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह जैसी उपाधियां मिली। है ना, और भी कुछ उपाधियां हैं, कन्नड़ राज्य रामा रमण, मुरु रायण, अ, यवन राज्य स्थापनाचार्य, ये सब उपाधियां हैं इनकी। साथ ही ये एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे। इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की, जैसे इन्होंने एक ग्रंथ लिखा अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद करके इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जो तेलुगु में था। अमुक्त माल्यद। जम्बवती कल्याणम एक ग्रंथ है इनका, और एक ग्रंथ है उषा परिणयम। उषा परिणयम संस्कृत में। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं। इनके दरबार में 8 विद्वान रहा करते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज बोला जाता था। तो 8 तेलुगु कवियों का संरक्षण दिया इन्होंने। अब कवियों का नाम क्या है हम लाए हैं, जैसे अल्लाह सानी पेद्दन, नंदी तिम्मन, ये सब शायद ना आए एग्जाम में, लेकिन 8 अष्ट दिग्गजों को संरक्षण दिए थे, ये इंपॉर्टेंट है। मदयागरी मल्लन, धूर्जटी, तेनाली रामन, रामकृष्ण, इनको तो हम पढ़ते ही हैं तेनाली राम को। तो रामभद्र करके है, पिंगली, ये सब है कुछ कुछ। इन्होंने विट्ठल मंदिर का निर्माण किया, हजारा राम मंदिर का निर्माण किया हम्पी में। तो विट्ठल मंदिर हो गए, हजारा राम मंदिर हो गए, इनका निर्माण किया इन्होंने। तो बहुत प्रतापी शासक थे, इसीलिए इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में लेके आए हैं। पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। ठीक है। इसके इस समय में 3 प्रकार की भूमियां थी, इक्ता भूमि, खालसा भूमि और इनाम भूमि। तो भूमियों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया, इक्ता भूमि, खालसा भूमि और इनाम भूमि। अब देखते हैं। देखो, साम्राज्य जो हुआ करता था वो मंडलम में विभाजित था, और राज्य के जो जिले थे उनको नाडु कहा जाता था। नाडु, अभी भी तमिलनाडु है ना, तो तमिलों का है वो लैंड, इसलिए तो नाडु कहा जाता था जिलों को। फिर आते थे स्थल, उपजिले, फिर आते थे ग्राम, इस तरह से विभाजित था। उस समय एक प्रणाली हमको देखने को मिलती है जो स्पेसिफिक है, जिसको बोलते हैं नायक प्रणाली। अब नायक प्रणाली क्या है भाई? नायक वो होते थे, ये नायक प्रणाली हमको देखने को मिलती है साउथ इंडिया में, हीरो वर्शिप देखने को मिलती है। हीरोओं को, जो उनके हीरो हैं, जो उनके लीडर हैं, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। जैसे आप देखोगे कि साउथ इंडिया में जो वहाँ के एक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। ये नायक प्रणाली में भी आपको देखने को मिलेगा हीरो वर्शिप, कि आपको देखने को मिलेगा कि सैन्य प्रमुख थे जो सेना में अच्छे ओहदे रखते थे, उनको ना पैसे, सैलरी की अपेक्षा उनको लैंड दे दिया जाता था। तो सैन्य प्रमुख थे जिन्हें राज्य द्वारा क्षेत्र दिए जाते थे, मतलब लैंड दे दिए जाते थे, और वे क्या करते थे, वहां से टैक्स वसूल करते थे, कर एकत्र करते थे, और अपनी सेना बना के रखते थे। और जब भी राज्य को उनको जरूरत होती थी राज्य को उनकी, तो राज्य की मदद करते थे। महानवमी उत्सव के दौरान राजस्व का हिस्सा राजा को देते थे। तो जो टैक्स इकट्ठा करते थे महानवमी में, उसका हिस्सा कुछ राजा को देते थे। और कृष्ण देव राय के तहत इस प्रणाली को परिष्कृत किया, तो उन्होंने इसको बेहतर किया। अमर नायक प्रणाली भी देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नायक प्रणाली और अमर अमर नायक, यहाँ से सवाल बनता है। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक नवाचार है, और अमर नायकों को राय द्वारा शासन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे, तो उनको भी लैंड दिया जाता था जहां वो शासन करते थे। तो ये तो नायक प्रणाली और अमर नायक प्रणाली हम देख लिए। मुद्रा क्या चलाई जा रही थी? तो उस समय एक वराह मुद्रा चलाई जा रही थी जो स्वर्ण सिक्के थी। परता मतलब आधा वराह की जो मुद्रा थी उसको परता कहा जाता था। तो देखिए, मैं कृष्ण देव राय इंपॉर्टेंट राजा है और इसलिए मैं सारी चीजें ले आया। उस समय फड़म करके 10वां परता करके एक मुद्रा थी, तो फड़म बोलते थे उसको। पुर्तगालियों का आगमन भी उस समय होने लगा था, उस समय पुर्तगाली भी भारत आ रहे थे। वास्तुकला तो हम्पी की शानदार है। अब्दुल रजाक ने हम्पी के 7 पंक्तियों के किले का उल्लेख किया है, कि वहां पे अब्दुल रजाक बोलते हैं कि 7 पंक्तियां हैं किलों की, इतना किले बंद शहर है ये। बिना मोर्टार या सीमेंट के निर्माण किया गया है, सीमेंट नहीं लगी है पत्थरों के बीच में, लेकिन इस तरह से पत्थरों को जमाया गया है कि बिना सीमेंट के मजबूत है वो। मंदिर बहुत सारे बने, जैसे विरूपाक्ष मंदिर आपको बताया मैं, कृष्ण देवराज ने
अ, कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया अपने राज्यभिषेक के अवसर पे। विट्ठल मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय के शासनकाल में हुआ। ठीक है। और ये जो विट्ठल मंदिर है ना, ये रथ के आकार का है। जिस तरह आप देख सकते हो हमारे रथ के आकार का है। आप इसकी आप गूगल करिए, आपको दिख जाएगा। संगीतमय स्तंभ बने हुए हैं। और विजयनगर मंदिर वास्तुकला का चरमोत्कर्ष है। बहुत शानदार मंदिर बने। हजारा राम मंदिर का निर्माण हुआ कि हजारा राम मंदिर के अंदर रामायण और महाभारत के चित्र उकेरे गए। ठीक है। महानवमी डिब्बा बनाया गया। तो ये महानवमी जो डिब्बा था, ये विजय का घर था, दशहरा उत्सव के लिए उपयोग किया जाता था। कमल महल बनाया गया, शाही महिलाओं के लिए एक कमल महल का निर्माण किया। क्या तो वास्तुकला में उत्कर्ष पे पहुंचा। और ये जो शैली थी, ये दक्षिण भारत की शैली थी। तो द्रविड़ शैली पे ये सब बना। तो द्रविड़ शैली का उत्कर्ष देखने को मिलता है हमको। जल संसाधन तो बहुत सारी, जैसे तुंगभद्रा में कमलापुरम टैंक, हरिया नहर, ये सब बनी। तो नहर का निर्माण किया गया, टैंक का निर्माण किया गया। ये सब संगम वंश के राजाओं द्वारा किया गया। लेकिन इस वंश का समाप्ति कैसे हुई? तो इस वंश की समाप्ति होती है एक युद्ध से, जिसको तालीकोटा का युद्ध या राक्षस राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। ये तालीकोटा का युद्ध कब हुआ भाई? तो 1565 में होता है। तो राम राय उस समय बहमनी, राम राय यहाँ के शासक हुआ करते थे। तो बहमनी जो मुस्लिम है, उनके खिलाफ उनके साथ एक युद्ध हुआ। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार होती है। तो विजयनगर बनाम कौन थे? तो बहमनी, जैसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। तो एक तरफ तो विजयनगर था वर्सेस बाकी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। तो इन तीनों से लड़ना पड़ा विजयनगर को। और इसमें फिर आ, राम राय जो थे वो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, वो हार गए और मारे गए। तो उसके बाद विजयनगर जो शहर है उसको लूटा गया इन सब के द्वारा। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के शासक थे, वहां पे कत्लेआम किए, शहर को लूटे, शहर को बर्बाद कर दिए। और इस साम्राज्य का अंत हो गया। तो आ, वहां के जो राजा थे सदाशिव, वो भाग गए। तो इस तरह से खत्म हो गया। और आर विंडू वंश की स्थापना हुई, और वो इस तरह से साम्राज्य का अंत हो गया। विदेशी यात्री देख लेते हैं। एक यात्री है निकोलो डे कॉन्टी। तो निकोलो डे कॉन्टी जो है ना, 1420-21 में इटली के यात्री हैं। देखो, देश याद रखना है और किसके टाइम आए? देवराय प्रथम के टाइम आए। यहां से सवाल पक्का पक्का बनता है, इसको अच्छे से याद रखना है। अब्दुल रज्जाक किसके टाइम आए हैं भाई? तो हैं तो ये फारसी, लेकिन ये देवराय द्वितीय के समय आए हैं। इसके बाद मोहम्मद आ, आफानासी निकितिन। तो आफानासी निकितिन जो है ना, ये 1417 से 74 के बीच रहे भारत में। रशियन थे ये। और मोहम्मद शाह तृतीय के दरबार में आए थे, उसके टाइम में आए थे। डुआर्टे बारबोसा। तो बारबोसा का नाम बहुत आता है। ये बारबोसा जो पुर्तगाली थे और कृष्णदेवराय के समय में आए थे। तो बारबोसा से भी सवाल बिल्कुल बन सकता है। इसके बाद आता है डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस भी बहुत कुछ लिखे हैं विजयनगर के बारे में। पुर्तगाली हैं ये, और कृष्णदेवराय के शासन में आए हैं। इसके बाद आता है फरनाओ नूनीज। तो फरनाओ नूनीज जो है वो पुर्तगाली हैं और अच्युत देवराय के समय में आए। तो इस तरह से हमने आज की क्लास को ख़त्म कर लिया। अब एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताया था कि हमारी टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज हमारी पहला टेस्ट हम बना चुके हैं। तो अब हम कॉन्फिडेंट हैं उसे आपको देने के लिए। तो उसे हम संडे को देंगे, और इसका भी मैं वीडियो भी बना दूंगा। संडे को होगा ये, और पूरी तरह से फ्री होगा। ठीक है, कुछ भी पैसा नहीं देना है। बस आप अभी रजिस्टर कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा, तो अपना नाम और जो भी नंबर ये सब दे देना। तो वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता चले कितने लोग दे रहे हैं, तो हम थोड़ी तैयारी भी कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, हम आपको नोटिफिकेशन भी दे पाएंगे, आपको लिंक भी भेज देंगे आपके व्हाट्सएप पे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो इस तरह से हमारा टेस्ट है संडे को, तो आप सभी दीजिए, सभी अपनी तैयारी को आकलन कीजिए। हम बहुत मेहनत करके बनाए, बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन लाने की कोशिश की है। हम जबरदस्ती की कठिनाई नहीं पैदा किए हैं कि आप लोग को कठिन लगे फिर आप हमारी कोचिंग लो, ऐसा बेचने वाला काम तो है नहीं हमारा। लेकिन हम ऑथेंटिक क्वेश्चन लाए, अगर आप उनको कर ले जाएंगे, उनका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, तो बिल्कुल वहां से सवाल बन सकता है आपके सीजीपीएससी में। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने ट्रेंड के अनुसार क्वेश्चन बनाया है। तो आप संडे को ज्वाइन कीजिएगा, टेस्ट सीरीज को पूरी तरह से फ्री है। तो आज की क्लास में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे को लगातार प्यार दे रहे हैं अपना, कमेंट बॉक्स में भी प्यार देखने को मिलता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।